पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगल अनोखे जीवों का गढ़ हैं और इन जीवों ने यहाँ तेजी से होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों को होते देखा है। पिछले 200 साल में ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी इलाके के विशाल जंगल खत्म हो गए। वो मवेशियों की चरागाह और गन्ने के खेतों में बदल गए। प्राकृतिक इलाके की दर्दनाक कमी को महसूस करने वाला एक जीव है कोआला। जंगलों के कटने का असर इस जीव पर बहुत बुरी तरह से पड़ा। लेकिन फिलहाल कोआला एक अलग तरह के हमले से दुखी है। मक्खियां और मच्छर इतने ज्यादा हैं कि कोआला को लगातार अपने शरीर को खुजलाना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा मशहूर प्रतीकों में से एक होने के बावजूद अब कोआला इस महाद्वीप के सिर्फ पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में ही पाए जाते हैं। कोआलास शांति प्रिय जीव हैं। कम कैलोरीज वाले आहार की वजह से इनकी जिंदगी की रफ्तार धीमी रहती है। इनका मेटाबॉलिज्म इतना धीमा है कि इन्हें तकरीबन 20 घंटे की नींद चाहिए होती है। और ये यही करते हैं, शरीर का संतुलन बनाकर आराम से झपकी लेते रहते हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे कार्टिलेज का एक पैड होता है, इनका अपना निजी कुदरती कुशन। कोआला की जन्मभूमि एक ऐसी जगह है जिसकी बायोडाइवर्सिटी की तुलना मैडागास्कर या अमेज़न से की जा सकती है। अलग अलग किस्मों के पौधों के साथ साथ वैज्ञानिकों को यहाँ ऐसे 150 से भी ज्यादा रीढ़ की हड्डी वाले स्थानीय जीव, उभयचर, सरीसृप पक्षी और स्तनधारी जीव मिले हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। यहाँ पाई जाने वाली स्थानीय प्रजातियों की गिनती 1100 से ज्यादा है। ये प्राचीन इलाका हॉटस्पॉट्स क्लब के सदस्य बनने की 2 जरूरी शर्तों को पूरा करता है। पहली, इस इलाके के जंगलों में यहाँ के स्थानीय पौधों की 2144 प्रजातियां उगती हैं। दूसरी, तकरीबन 70% जंगल या तो खत्म हो चुका है या बहुत बुरी हालत में है। लेकिन इतनी जमीन खो देने के बावजूद ये हॉटस्पॉट जीवन से भरपूर है। और इस इलाके में रहने वाले सभी जीवों में से सिर्फ कंगारुओं को एक खास दर्जा मिला हुआ है। ये यहाँ के अलग अलग पर्यावरणों का फायदा उठाते देखे गए हैं। खुद को हालात के मुताबिक ढालने वाले कंगारू अलग अलग ऐसी प्रजातियों में बंट गए कि किसी का वजन कुछ ग्राम रहा तो कोई तकरीबन 70 किलो वजन का हो गया। ये चट्टानों के बीच झाड़ियों में मिल सकते हैं और पेड़ों की सबसे ऊंची टहनियों पर भी।
एजाइल या सैंडी वॉलबी इलाके में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले कंगारू हैं। ये जंगलों को घेरने वाले खुले चरागाहों में अक्सर घूमते दिख जाते हैं। ये चरागाह कभी समृद्ध वर्षावन थे। शुक्र है कि जमीन के इस टुकड़े से पालतू मवेशियों के अलावा किसी को तो कुछ मिल रहा है। आमतौर पर एजाइल वॉलबी अपनी जिंदगी अकेले बिताते हैं। लेकिन जंगलों के कटने के बाद यहां ये खाना खाने एक साथ आते हैं। खुले इलाकों में झुंड में रहने वाले इस बर्ताव से इन्हें शिकारियों के हमलों से बचने में मदद मिलती है। बारिश के मौसम में एजाइल वॉलबीज ताजा घास चरते हैं, लेकिन सूखे के मौसम में ये पेड़ों की छाल और नीचे गिरी पत्तियों से ही काम चला लेते हैं। खुद को अलग अलग आहार के लिए ढालकर ये मौसमी बदलावों को आसानी से झेल लेते हैं। माहौल में शांति है, लेकिन झुंड में नरों के इकट्ठा रहने का मतलब है खतरा कभी ज्यादा दूर नहीं होता। गर्मी के बढ़ने पर एजाइल वॉलबीज जंगल में चले जाते हैं। पेड़ पौधों के बीच उन्हें नमी बनाए रखने में मदद मिलती है। नरों के पीछे कम उम्र के बच्चों की माएं भी आसरा ढूंढ लेंगी। ये सहवास के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, इसलिए मीटिंग साल में किसी भी वक्त हो सकती है। जब कोई नर सहवास के लिए तैयार मादा को ढूंढ लेता है तो उसके साथ रहने की कोशिश करता है। उसके इस बर्ताव से भले ही सबसे बड़ा बच्चा परेशान हो रहा हो। इस इलाके के कंगारू में व्हिप टेल या प्रिटी फेस्ड वॉलबीज के लिए उनके रहने की जगह बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें पहाड़ों, जंगलों और पहाड़ी ढलानों के घास के मैदानों में रहना पसंद है। इन्हें ढलानों पर चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती। व्हिप टेल वॉलबी बायोडायवर्सिटी वाली इसी जगह पर पाए जाते हैं। यहाँ ये रसीले कोमल पौधों को खाते हुए अपना वक्त बिताते हैं। इनके मनपसंद खाने का नाम ही दरअसल कंगारू घास है। ऑस्ट्रेलिया के सभी शिशुधानी जीवों में से ईस्टर्न ग्रे कैंगरू सबसे ज्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इसने सभी वातावरण के हिसाब से खुद को ढाल लिया है। सबसे ज्यादा सूखे मौसम तक के लिए भी खुद को ढालने की अपनी खूबी की वजह से ही ये विनाश के लंबे दौर को सह पाया। दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी होती है तो ये कंगारू पत्तियों की ठंडी छांव में आराम करते हैं और शाम होने के इंतजार में पत्तियां खाते खाते झपकी भी ले लेते हैं। इनके बच्चों को निहारने का ये सबसे अच्छा वक्त है। इनकी थैलियां दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। कंगारुओं के बच्चे जब तक इन थैलियों में समा सकते हैं तब तक इन्हें इस्तेमाल करते हैं। सूखे का मौसम होने पर या जब तक पहला बच्चा थैली छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, माएं अपने भ्रूण के विकास को रोक लेती हैं।
कंगारू परिवार का सबसे ज्यादा अनोखा सदस्य जंगल के सबसे ऊपरी हिस्से में रहता है। ये पेड़ों पर 30 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर कूदता फांदता है। ये हैं ट्री कैंगरूज। पहली झलक में ये दूसरे कंगारुओं की तरह ही लगते हैं, ताकतवर पिछले पैरों वाले बलवान जीव। लेकिन इनकी पूंछ लंबी होती है और आगे वाले पैर ज्यादा विकसित होते हैं। यही छोटे छोटे फर्क हैं जिनकी वजह से ये कमाल की फुर्ती से टहनियों पर चढ़ते और कूदते फांदते रहते हैं। जंगल में सबसे ऊपर रहने वाले ट्री कैंगरूज फल और पत्तियों को ढूंढते रहते हैं। लेकिन एक और बहुत ही अनोखा कैंगरू है जो इस हॉटस्पॉट में पाया जाता है। ये है मस्की रैट कैंगरू, जो वर्षावनों की निचली छोटी झाड़ियों के बीच दौड़ते हैं। चूहे जैसी शक्ल के बावजूद ये जीव रैट नहीं बल्कि एक असली कंगारू है। शिशुधानी वर्ग का ये सदस्य दरअसल सब कुछ खाता है। पेड़ और फलों के साथ साथ ये फंगस भी खा लेता है और कीड़े मकोड़े भी। छोटे साइज का ये जीव जितना चौकन्ना है उतना ही चालाक भी। झाड़ियों में घूमता हुआ ये हमेशा छुपने या भाग जाने को तैयार रहता है। और इसकी वजह भी है। जंगल के जैव विविधता वाले इस हॉटस्पॉट में खतरा हर तरफ मौजूद है। इस मौके पर खतरा आ रहा है जंगल के सरीसृपों से। मॉनिटर लिजर्ड्स ऐसी भयंकर शिकारी हैं जो बहुत तरह की जीवों का शिकार करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में कोई भी सुरक्षित नहीं है। रीढ़ की हड्डी वाले छोटे जीवों को हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया की गर्मी और धूप की वजह से तरह तरह के सरीसृपों का विकास हुआ और इसीलिए यहाँ छिपकलियों और सांपों की सबसे ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ज्यादातर सरीसृप पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। इसीलिए येलो थ्रोटेड माइनर बर्ड अपने घोंसले सबसे ज्यादा नाजुक ऐसी टहनियों पर बनाती हैं जहां पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। इस ग्रीन ट्री पाइथन ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है और इसने अब पेड़ों की ऊपरी टहनियों पर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया है।
सबसे ऊंची टहनियों पर चढ़ना इस सांप के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन येलो थ्रोटेड माइनर को मालूम है कि ये सांप उसके बच्चों तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इन टहनियों के लिए सांप का वजन बहुत है और गिरने का जोखिम न लेकर वो हार मान लेता है। लेकिन येलो थ्रोटेड माइनर के बच्चे जब घोंसले से बाहर आएंगे तो उनके लिए खतरा और बढ़ जाएगा। पक्षियों की इस प्रजाति की एक बहुत खास सामाजिक खूबी है, माता पिता तो खाना खिलाते ही हैं, बाकी वयस्क भी बच्चों का पेट भरने की कोशिश में कोई कसर नहीं छोड़ते, और अगर कोई शिकारी हमला करता है तो वो उन्हें बचाने में भी जान लगा देते हैं। झुंड के अनुभवहीन सदस्य कभी कभी खाने के लिए गलत चीज ले आते हैं, और तब उम्र वाले सदस्य उनकी गलती जताने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। प्रजाति को बचाने की खूबी वाला एक और उदाहरण है ऑस्ट्रेलियन स्टोन कर्ल्यू पक्षी। स्टोन कर्ल्यूज अपने घोंसले जमीन पर ही बनाते हैं और इसीलिए उन्हें हर शिकारी से खतरा रहता है। स्टोन कर्ल्यू पक्षियों के पास बचाव का पहला तरीका है आसपास के माहौल में घुल मिल जाना। और अगर घुल मिल जाने से काम नहीं चलता तो उनके पास दूसरा प्लान होता है। वो शिकारी का ध्यान घोंसले से हटाने की कोशिश करते हैं और पंखों को फैलाकर उसे डराते हैं। इस तरह ये खुद को ज्यादा बड़ा और ज्यादा खतरनाक दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार स्टोन कर्ल्यू पक्षी ने मॉनिटर लिजर्ड को दूर भगा दिया। तकरीबन हमेशा धूप और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद कुछ इलाकों में पानी की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पहाड़ एक ऐसी रुकावट है जो बादलों को रोके रखते हैं, और जब वो बरसते हैं तो पानी बहुतायत में मिलता है। नदियां, नाले और झरने जंगल के अंदरूनी हिस्से को नम रखते हैं। विशाल महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया का ये वो इलाका है जहां दुनिया का सबसे अनोखा जीव पाया जाता है।
ये है प्लैटिपस, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सबसे प्राचीन नदी नालों में रहता है। इस पूरे हॉटस्पॉट में पानी के ये बेहतरीन स्रोत हैं। प्लैटिपस हर रोज आधा दिन अपनी बेहद तेज चोंच को इस्तेमाल करके छोटे जीवों को ढूंढने में बिताते हैं। इस खास चोंच की वजह से ही इन्हें अक्सर डक बिल्ड प्लैटिपस के नाम से जाना जाता है। इन्हें हर 24 घंटे में अपने वजन के 20% जितना खाना चाहिए होता है, इसलिए ये बहुत मेहनती जिंदगी बिताते हैं। मादा घोंसला बनाती है जहां वो अपने अंडे देती है। वो नदी किनारे एक सूखा बिल ढूंढती है और उसमें आरामदायक गद्दा बनाने के लिए पत्तियां वगैरह इकट्ठा करती है। बहुत मेहनत से ये पौधों को उखाड़ती है, उन्हें इकट्ठा करती है और अपनी पूंछ की मदद से उन्हें बिल तक पहुंचाती है। आसपास वाले नर ये समझ जाते हैं कि ये मादा सहवास के लिए तैयार है और वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो उन्हें झिड़क देती है। इस वक्त उसका दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। प्लैटिपस की तरह ही ब्लैक नेक्ड स्टॉक्स भी नदियों के किनारे और हॉटस्पॉट के दलदल में अपने लिए शिकार ढूंढते हैं। उथले पानी में गश्त लगाते हुए ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनका शिकार बनने वाला कोई जीव डर के भाग न जाए। ये ब्लैक नेक्ड स्टॉक हाल ही में अंडे से निकले अपने चूजे के लिए खाना ढूंढ रहा है। माता पिता में से एक चूजों की देखभाल करता है तो दूसरा प्रोटीन्स और घोंसले की मरम्मत के लिए नई चीजों को इकट्ठा करता है। घोंसले में चौकीदार के बदलाव के दौरान चूजे अपनी छोटी सी चोंच को मार मार कर भूखे होने का इशारा देते हैं, जिससे उनके बड़े उन्हें आहार देते हैं, जिसे चूजे बहुत तेजी से चट कर जाते हैं। लेकिन यहां जो आलस दिखाएगा वो भूखा रह जाएगा। पास के ही पेड़ पर गहरी नींद में सोया एक कोआला जाग जाता है। नींद खुलते ही इसे खाने का ख्याल आता है, तो ये एक बार फिर कुछ अच्छा पौष्टिक खाना ढूंढने चल पड़ता है। कोआला को हर रोज 400 ग्राम तक पत्तियां खानी होती हैं। ये इस मात्रा को 4 या 6 बार में खाता है। बहुत कम कैलोरीज वाले इस आहार के लिए इन्होंने कई शारीरिक बदलावों को अपनाया है, लेकिन इनमें वसा सीमित मात्रा में संचित रहती है और इसीलिए इन्हें बार बार खाना खाना पड़ता है। इसके बावजूद कोआला बहुत नखरीले होते हैं और पुरानी पत्तियों से इनका काम नहीं चलता। हर निवाले को उतनी ही बारीकी से चुना जाता है जितना कि कोई मशहूर शेफ अपने रेस्टोरेंट के लिए सामग्री को चुनता है। कोआला अपना आवास सिर्फ नीलगिरी के पेड़ों पर ही बनाते हैं। इनके इलाके में इन वृक्षों की 600 से ज्यादा प्रजातियां उगती हैं, लेकिन सिर्फ तकरीबन 30 ही मेहनती कोआला को पसंद है। सभी स्तनधारियों में कोआलास का मस्तिष्क उनके शरीर के अनुपात में सबसे छोटे में से एक है। उनका दिमाग क्रैनियल कैविटी में सिर्फ 60% जगह घेरता है, बाकी जगह में सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। हो सकता है ये बदलाव कम ऊर्जा वाले आहार की वजह से हो। वो बड़े दिमाग की पोषण संबंधी जरूरत को पूरा न कर पा रहे हों।
कोआलास यहाँ अपना पेट भरते हैं और लिटिल रेड फ्लाइंग फॉक्सेस इन्हीं वृक्षों की टहनियों पर अपने पैरों से लटके रहते हैं। कुछ आराम करते हैं और कुछ सहवास की क्रीड़ा में लगे रहते हैं। जंगल फ्लाइंग फॉक्सेस के सहवास के रिवाजों का साक्षी है। वंश बढ़ाने से पहले नर और मादाओं के रिश्तों में काफी तनाव रहता है। फ्लाइंग फॉक्सेस दरअसल चमगादड़ होती हैं, सही मायनों में मेगा बैट्स। फल खाने वाले ये जीव जंगल की बायोडायवर्सिटी वाले इस हॉटस्पॉट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके ऊपर जंगल के वृक्षों की कई प्रजातियों के परागण की जिम्मेदारी है। लाखों फूलों को फर्टिलाइज या निषेचित करने के दौरान ये पके हुए फल के उन बीजों को फैलाने में भी मदद करते हैं जो इनके मल के साथ बाहर निकलते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन्हीं की बदौलत ये प्राचीन जंगल फल फूल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हॉटस्पॉट कई पर्यावरणों से मिलकर बना है, जिसमें यहाँ के करोड़ों साल पुराने वर्षावन एक नगीने की तरह है। इन जंगलों की झाड़ियों के बीच एक जीव जाग रहा है और वो उतना ही प्राचीन है जितना कि ये जंगल। ये है एकिडना, अंडे देने वाला एक और स्तनधारी जीव जो आज भी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का शिकार उसी तरह कर रहा है जैसे सदियों से करता रहा है। यह बहुत भाग्यशाली जीव है। ये द्वीप पर ब्रिटिश उपनिवेश के बावजूद बचा रहा। ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान तकरीबन 2 सदी तक ऑस्ट्रेलिया के जीवों की 50 से ज्यादा और स्थानीय पौधों की 60 से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं। सदर्न कैसोवेरीज भी खुद को बचाने में कामयाब रहे। हालांकि इनका ज्यादातर इलाका जंगलों के कटने से खत्म हो गया। कैसोवेरीज ने खुद को छोटे जंगलों के लिए ढाल लिया, हालांकि इसके नतीजे उसे भुगतने पड़े। कैसोवेरीज जंगल के विशाल जीव हैं जो ज्यादातर जमीन पर गिरे फल खाते हैं, इसलिए इन्हें घूमने और पेट भरने के लिए बड़े इलाकों की जरूरत होती है। ये हर रोज जो सैकड़ों बीज निकलते हैं उन्हें जंगल के अंदरूनी हिस्सों में दूर दूर तक घूमते हुए बहुत असरदार तरीके से बिखेरते हैं।
कैसोवेरीज का ये छोटा सा परिवार अपने पिता की निगरानी में हॉटस्पॉट से गुजरता है। बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते, नर कैसोवेरीज उनके गाइड और रखवाले दोनों होते हैं। बच्चे पिता से जंगल में छुपा खाना ढूंढना सीखेंगे। कई स्थानीय पेड़ पौधों के बीजों को बिखेरने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ कैसोवेरीज पर ही होती है। इस बायोडाइवर्सिटी वाले हॉटस्पॉट में पेड़ पौधों और यहाँ रहने वाले जीवों के बीच रिश्ते की जो कड़ी है वो जटिल, खास और आश्चर्यजनक है। कैसोवेरीज की तरह ही पक्षियों की कई प्रजातियों का मुख्य आहार फल ही हैं और इसके बदले में वो उनके बीजों को बिखेर कर उनकी मदद करते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते और भी ज्यादा गहरे होते हैं। विक्टोरियाज राइफल बर्ड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज की एक प्रजाति है जो इन जंगलों में पाई जाती है। फल खाने और बीजों को बिखेरने के साथ साथ इस प्रजाति के नर ये जंगल ही छोड़ देते हैं जहां उन्हें अपना प्यार दर्शाने के लिए मौका मिला होता है। कम उम्र में ही ये ऐसी जगहें ढूंढ लेते हैं जहां ये मादा को रिझाने वाले डांस दिखा सकें और जगह मिल जाने पर ये अपने डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वयस्क नर खुशी खुशी अपने प्रदर्शन को अपने से कम उम्र के सदस्यों को उधार दे देते हैं, सिर्फ तब तक के लिए जब तक वो खुद प्रदर्शन के लिए तैयार नहीं हो जाते। चौंका देने वाली ये कोरियोग्राफीज घंटों की गई रिहर्सल का नतीजा है। कम उम्र के सदस्य डांस की नई अदाओं को आजमाते हैं। हालांकि अभी तक थोड़ी ही कामयाबी मिली है। कभी कभी थोड़ा भ्रम भी हो जाता है क्योंकि कम उम्र के नर और मादाएं आपस में बहुत ज्यादा मिलते जुलते दिखाई देते हैं। लेकिन जब एक वयस्क नर एक वयस्क मादा को ढूंढ लेता है तब असली प्रदर्शन शुरू होता है। लेकिन इस बार इसके डांस में कहीं कोई कमी तो थी, क्योंकि एक भी मादा ने इस डांस में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। प्रदर्शन की दूसरी जगह शायद इसकी किस्मत खोल दे, इसलिए शो फिर से शुरू हो जाता है। ये कोआला दुनिया के इस कोने की असाधारण समृद्धि का खामोश गवाह है।
प्यारा और मशहूर कोआला आज संरक्षण का प्रतीक है, लेकिन 100 साल पहले सभी शिशुधानी जीवों में से हवा और बारिश को सबसे ज्यादा सह सकने वाले इस जीव को इसके फर के लिए बेरहमी से मारा गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ इलाकों से इनका नामो निशान ही मिट गया। खुशकिस्मती से नए खतरों के बावजूद कोआला की कई आबादियां फिर से पनप गईं, और अब आज के कम उम्र के कोआला एक सुंदर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं। कोआला के बच्चों का विकास बहुत धीरे होता है। इनकी मां के दूध में पौष्टिकता बहुत कम होती है। सच तो यह है कि सभी स्तनधारियों में इनका दूध सबसे कम पौष्टिक है। इस कमी को पूरा करने के लिए ये तकरीबन 1 साल तक मां का दूध पीते हैं और मां की पीठ पर ही लदे रहते हैं। बारिश के बाद मेटालिक स्टार्लिंग्स पक्षी यहाँ प्रजनन करने और कोआलास के साथ वृक्षों की साझेदारी करने आते हैं। स्टार्लिंग्स पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए घास और पौधों के तिनके इकट्ठा करते हैं और वृक्षों के ऊपर धीरे धीरे एक शहर सा बसा देते हैं। कुछ जोड़ों के घोंसले बनकर तैयार हैं, लेकिन कुछ अभी भी अपना घोंसला बनाने का सामान ढूंढ रहे हैं। फल इकट्ठा करने के बाद ये अपने बच्चों को खिलाने के लिए पेड़ पर बने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। ये हॉटस्पॉट एक अनोखी जगह है, जंगल के इंजीनियरों से भरी हुई। मेटालिक स्टार्लिंग पक्षियों की बस्ती से बहुत नीचे ऐसे दूसरे जीव हैं जो घरेलू जिंदगी की शुरुआत के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये अंधेरा होने तक इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर नहीं किया तो सूरज इन्हें मिनटों में झुलस देगा। रात घिरते ही माहिर निर्माताओं का एक समूह निकलता है जो निर्माण में इंसानों से मुकाबला कर सकता है। दीमकों के टीलों को बेहतरीन बिल्डिंग्स कहा जाता है। ये लंबे समय तक टिके भी रहते हैं। दीमक टीलों को सिर्फ कुदरती चीजों से बनाते हैं। गगनचुंबी इमारतें बनाने के लिए हर रात लाखों छोटे छोटे जीव कड़ी मेहनत करते हैं, और वो भी निर्माण के बिना किसी योजना के। ऊर्जा से भरपूर ये जीव इन टीलों का निर्माण करते हैं
जो उन्हें झुलसा देने वाली गर्मी में बचाते हैं। टीलों की खूबी है कि उनके अंदर ठंडक रहती है और तापमान एक सा बना रहता है, लेकिन फिर भी ये दुनिया के इस कोने की शानदार इमारतों में नहीं गिने जाते। बाओबर्ड्स वो पक्षी हैं जो जंगल के इस हॉटस्पॉट की जमीन पर अपने खूबसूरत और जटिल घोंसले बनाते हैं। दरअसल ये घोंसले नहीं बल्कि मंच है। मादाओं को रिझाने के लिए नर को डांस करना है और वो उसी के लिए एक पूरे नजारे की रचना करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि गोल्डन बाओबर्ड और इसी फैमिली के दूसरे सदस्यों के बर्ताव में वो खूबियां दिखाई देती हैं जो इंसान की खासियत है, जैसे कि सुंदरता और अपनी खास संस्कृति की तरफ रुझान। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क भी है और वो है पर्यावरण की देखरेख। अपना बसेरा बनाने के लिए सैटर्न बाओबर्ड्स आसपास मिलने वाली हर टहनी और तिनकों का फायदा उठाते हैं। ये मेहनती पक्षी पूरा दिन टहनी बीनने और अपने बसेरे को सुंदर बनाने में बिताता है। काम इतना ज्यादा है, फिर भी बाओबर्ड हर बारीकी पर पूरा ध्यान देता है। खूबसूरत चीजों को ढूंढने के लिए ये अपने इलाके को छानेगा, क्योंकि इसे तो साथी को अपनी तरफ आकर्षित करना है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हॉटस्पॉट जैसी महत्वपूर्ण और अच्छी तरह से संरक्षित जगह में सैटर्न बाओबर्ड एक उदाहरण है कि इंसान ने कैसे दुनिया के अनछुए कोनों पर भी असर डाला है। यहां तक कि दूर दराज वाली इन जगहों में भी इंसान के द्वारा किए गए प्रदूषण और विनाश की वजह से कुछ बाओबर्ड्स की जीने की शैली ही बिगड़ गई है और वो आज जिंदगी के मलबे को अपने असाधारण घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इंसानियत के रूप में आज विरोधाभास झलक रहा है और हमें पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के बायोडायवर्सिटी वाले हॉटस्पॉट जैसी जगहों में इस विरोधाभास को बुनियादी तौर पर खत्म करना है और स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ दुनिया के भविष्य का वादा करना है।